डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर महीने में ही अपने बेटों के साथ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत से व्यापार बढ़े, लेकिन वो ट्रेड बैरियर को लेकर भारत के खिलाफ रहे हैं। मई 2019 में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए कड़े कदम उठाए थे। ट्रंप चाहेंगे कि भारत अपने बाजार को लेकर खुला रुख रखे, नहीं तो अमेरिका भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ यानी आयात कर लगाएगा। इससे अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली दवा, कपड़ा, उनके उद्योग पर असर पड़ेगा। साथ में भारत के आईटी सेक्टर पर भी गहरा असर पड़ेगा। भारत चाहेगा कि अमेरिका विदेशी निवेश के जरियों में आगे बना रहे, लेकिन ट्रंप की सख्त आर्थिक नीतियों को लेकर थोड़ी आशंका बनी रही है। भारत की दूसरी फिक्र है अमेरिका की वीजा पॉलिसी। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच दूसरी बड़ी टक्कर इमिग्रेशन को लेकर है। इमिग्रेशन यानी अप्रवासियों की बढ़ती तादाद अमेरिका में बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने कहा है कि वो लाखों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे, जबकि कमला हैरिस की पार्टी यानी डेमोक्रेट्स अप्रवासियों को लेकर सख्त नहीं मानी जाती। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो H-1B वीजा पर असर पड़ना तय है। H-1B यानी वो वीजा जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी लोगों को नौकरियां देती हैं। इसमें बड़ी तादाद भारतीयों की है जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर आगे बढ़ेंगे और इससे भारतीयों को H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी अमेरिका की जॉब मार्केट में भारतीयों के लिए मौके कम पड़ जाएंगे। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर सबसे बड़ी दीवार बनाने का ऐलान किया था। उनका मानना है कि विदेशी अमेरिका के खून में जहर घोल रहे हैं। उनके कार्यकाल में 3.5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि 2013 में डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 4,23,000 अप्रवासियों को अमेरिका निकालने वाला आदेश जारी किया था। एक तो है मुद्दा इमिग्रेशन का, जो कौन लोग वहां पर आकर रह सकते हैं, कौन लोग काम कर सकते हैं। परंतु जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, उनका कहना है दैट हमारी कंट्री, हमारे देश को इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय फॉरेनर्स। वो उनको आने का, और इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा नहीं जो लीगली वहां पर आए हैं काम करने के लिए, परंतु इलीगली उनका जो दक्षिण बॉर्डर है मेक्सिको से जो मिलता है, वहां से पिछले 3-3.5 साल में बहुत से लोग वहां पर आए हैं। तो उनका कहना है जो मैं ये सब रोकूंगा। कमला हैरिस के परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हैं और वो वीजा को लेकर उदारवादी रुख रखती हैं, लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति उन्होंने भारत पर कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। विदेश नीति को लेकर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का फोकस चीन भी है। ऐसे में चाहे डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी, दोनों भारत को चीन के खिलाफ एक बड़े काउंटर बैलेंस के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी दिखने को मिली है, फिर चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते रहे। और यहां जरा आपको कमला हैरिस के बारे में बता दें। कमला हैरिस के परिवार की जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हैं, इसीलिए अब तमिलनाडु के एक गांव थुलासेंद्रपुरम में कमला हैरिस की जीत के लिए बाकायदा प्रार्थनाएं हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमिलनाडु का थुलासेंद्रपुरम गांव कमला हैरिस का पैतृक गांव है। यहां कमला हैरिस की जीत के लिए बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं। डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं उनका पैतृक गांव, और वहां पूजा अर्चना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि इस बार राष्ट्रपति पद की जो प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, और अभी तक जो ट्रेंड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं कमला हैरिस के साथ। हालांकि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अगर आप देखें तो किस तरह से 3 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं तमिलनाडु का ये जो गांव है कमला हैरिस का, वहां प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर अंशु जोशी। आप इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। तो देखिए, अब कुछ ही घंटे का वक्त बाकी रह गया है, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इस बार किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स इस बार देखी हैं और कुछ पर्सनल कमेंट्स भी करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, अभी जो ये एक रोचक स्टेप में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस का एंटर किया है, जो ये एक स्टेप होने जा रही है
तुरंत इसके परिणाम तो हमें पता नहीं चलेंगे, परिणाम हमें दिसंबर तक आते आते, जनवरी तक आते आते पता चलेंगे। क्योंकि अभी जो ये वोटिंग हो रही है पंकज जी, उसके जरिए इलेक्टर्स चुने जाएंगे, और ये जो इलेक्टर्स है वो इलेक्टर्स कॉलेज बना करके फिर दिसंबर में अपने अपने राज्यों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। अब जब हम अमेरिकन मीडिया की के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनको जब देख रहे हैं, तो हर बार जो है स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। कभी कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, कभी हमें ट्रंप का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। और मैं भारत में बैठी हूं, तो एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक रोचक प्रश्न, या हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि दोनों में से कौन जब राष्ट्रपति बनेगा या बनेगी तो भारत के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होगा या होगी। तो उस दृष्टि से तमाम जो हम सारे मुद्दों को, जो कि अभी अमेरिका में चुनाव के लिए चल रहे हैं, तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक तो पलड़ा भी मुझे ट्रंप का भारी लग रहा है, और मुझे लगता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल को भारत ने देखा है, और उन्हीं के राष्ट्रपति काल में भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बेहतर तो यही होगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए। पर देखते ही देखना बड़ा रोचक होगा कि इस बार बड़े कांटे की टक्कर है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है। बिल्कुल, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्वास्थी राव हैं, आप फेलो हैं आईडीएसए की विदेशी मामलों की जानकार। स्वास्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए, सवाल यह है कि भारत, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो भारत को बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, 8 साल का उनका कार्यकाल रहा और बहुत कुछ हासिल हो नहीं पाया भारत को। लेकिन अब भारत एक अलग देश है, मजबूत देश है, अब भारत निगाह से निगाह मिलाकर भी देखता है। स्वास्थी, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या फर्क पड़ता है कि कमला हैरिस बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको पहले आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बिल्कुल फर्क तो इससे पड़ता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि दोनों का जो वर्ल्ड व्यू है, जो मतलब जो विश्व को देखने का नजरिया है, उसमें अमेरिका को लेकर जो उनके जो स्टैंड पॉइंट है, जो इस पे फर्क है, उसमें फर्क है। डेमोक्रेट्स का वर्ल्ड व्यू और रिपब्लिकन्स का वर्ल्ड व्यू क्या है। बिल्कुल, अभी इसके पहले आपको डॉक्टर जोशी ने बताया कि भारत के लिहाज से जो रिपब्लिकन सरकार है वो ज्यादा हमें मुफीद लगती है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो लेस इंटरफेयरिंग है। उनका जो एक इंटरनेशनल लेक्चरिंग जो आपको कम दिखती है जब आपको रिपब्लिकन्स रहते हैं। और आपको ये भी दिखा है कि पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट, स्पेशली जब रिपब्लिकन्स के अंडर, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जब ये सारा फोकस इंडो पैसिफिक पे जब मुड़ा, उसके बाद भारत किस तरह से एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बनकर अमेरिका के लिए उभरा। और हालांकि उसके पहले कन्वर्जेंस उसके पहले जाती है, तकरीबन और पहले जाती है, लेकिन जो ये तेजी आई है ये ट्रंप के कार्यकाल में, उसके बाद फिर जो बाइडेन के कार्यकाल में, और आगे भी आएगी। तो जहां तक भारत की बात है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है उसमें ग्रोथ होगी, और हर लिहाज से ग्रोथ होगी, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेड पैटर्न्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इसके अलावा और जियोपॉलिटिकल मुद्दे हो। हाँ, फ्रिक्शन जरूर है, और ये फ्रिक्शन शॉर्ट टर्म में हमने देखा किस तरह से जो पन्नू की कंट्रोवर्सी हुई, या फिर जैसे रशिया को डुअल यूज टेक्नोलॉजी में जो सैंक्शन हुई कंपनीज, तो ये इस तरह के फ्रिक्शन पॉइंट्स आते रहेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने भी देखिए एक बात बड़ी क्लियर करी, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को कॉन्ग्रुएंस नहीं मानना चाहिए कि हम वी डोंट लुक एट द वर्ल्ड आइडेंटिकली, सो वी हैव सर्टेन फ्रिक्शन पॉइंट्स, उनको हम अपने कम्युनिकेशन से मैनेज करेंगे। बट लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखते हैं तो आज के डेट में भारत और का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो जाहिर है कि अमेरिका है। अब एक और बात इसमें यह है कि देखिए, जो मैंने कहा कि फाइन ट्यूनिंग में डिफरेंस आता है, ट्रंप आएंगे तो आपको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा दिखेगा। आपने कई सारे उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे कि वो ट्रेड को लेकर नॉट जस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट मेक इन अमेरिका, बाय इन अमेरिका, एंड ऑल्सो हायर इन अमेरिका। ये जो एक वो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है, जिसको लेकर उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी पर भारतीय परेशान रहते हैं। तो इन चीजों में हमको एक टाइटनिंग जरूर दिखेगी न्यूज की अगर ट्रंप आते हैं तो। सिमिलरली ट्रंप आते हैं तो हमको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी ज्यादा दिखेगा। उन्होंने डी डॉलराइजेशन के समर्थन करने वाले देशों के प्रति भी एक तरह से खुलकर आह्वान किया था कि वो उनको उनके लिए सैंक्शंस लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये कैसे प्ले आउट करता है, लेकिन बाकी तौर पर ट्रंप भारत के लिए बेहतर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करें तो डेमोक्रेट्स अगर कमला हैरिस आती हैं तो उनके लिए भी बाइडेन एरा का जो कंटिन्यूएशन हमें दिखेगा,
ये बात बहुत लोग नहीं समझते कि कमला हैरिस के आने पर भी आपको कुछ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल अमेरिका का जो इकोनॉमी का रुख है वो इस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट है, तो हमें दिखेगा, लेकिन ट्रंप के मुकाबले कम दिखेगा। और अल्टीमेटली देखिए, बात यहाँ पे यही है, भारतीयों को मैं मतलब समझने वाली बात ये कि हालांकि 50 स्टेट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये 7 स्विंग स्टेट्स ही तय करेंगे, और उन स्विंग स्टेट्स में भी बेसिकली पेनिसिल्वेनिया तय करेगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी। और आपको मालूम है कि दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है। सहमत हूं मैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा थोड़ा भारी हमें दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये महज स्पेकुलेशन है, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नंबर ऑफ वोट ज्यादा भी पोल करे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज का जो वहां पर एक फ्रेमवर्क है उसके कारण वो उसके बावजूद भी प्रेसिडेंशियल रेस हार सकता है। और ये हमने देखा इसके पहले 2016 और 20 में। तो बहुत ही रोचक मुकाबला है, बहुत ही रोचक मुकाबला। डॉक्टर अंशु, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए इस बार जो भी अमेरिका की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होगा, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पूरी दुनिया किस तरह से युद्ध की मार झेल रही है, रूस यूक्रेन और फिर लेबनान इजराइल के बीच में, ईरान, और किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो यानी ये गद्दी संभालते सबसे बड़ा चैलेंज तो इससे कैसे निपटे, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार यह बात कही है कि हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, क्योंकि उसी से दुनिया जो है वहां पर शांति और अमन होगा तो तरक्की होगी पूरी दुनिया की, हर मुल्क की। तो ये भारत का तो स्टैंड क्लियर है। निश्चित तौर पर भारत का स्टैंड, पंकज जी, बिल्कुल क्लियर रहा है। भारत शुरू से ही शांति प्रिय राष्ट्र के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है, एक विश्व बंधु के रूप में आज की तारीख में पूरे विश्व में जाना जाता है। हम एक आक्रामक राष्ट्र नहीं है। और जब हम अमेरिका की ओर देखते हैं, और जब विशेषकर मैंने बताया भी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में मित्रता का और दोनों ही देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होते हुए हम सभी ने देखा। जब बाइडेन फिर राष्ट्रपति बन के आए तो बड़े स्पेकुलेशंस चले थे कि अब क्या होगा, लेकिन जो हम एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति विषय के रूप में पढ़ाते हैं उसमें मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताती हूं कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बूते किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो एक तो उसके जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उसके क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं किसी भी राष्ट्र के, और दूसरा चलाने वाला जो लीडर है वो किस स्वभाव का, किस विचारधारा का है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से बाइडेन राष्ट्रपति बनकर के आए, डेमोक्रेट थे, स्पेकुलेशंस चले कि बहुत सारी चीजों में वो ट्रंप के जो फैसले हैं उनको उलट के रख देंगे, पर कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के क्षेत्र में देखा कि ट्रंप ने अपने शासनकाल में जिस तरह का लीनियंस एक पोल्यूशन को लेकर के या पेरिस अग्रीमेंट से उन्होंने यूएस को बाहर निकाल लिया था, इसको लेकर के उन्होंने निर्णय लिए थे। उसके अलावा चाहे चीन का मुद्दा हो, इंडो पैसिफिक का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, वेस्ट एशिया की ओर यदि हम देखें तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बाइडेन का रुख भी हमने कहीं ना कहीं ट्रंप की तरह ही देखा। तो ये वो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनके देश के, जिनको लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बगल में रखी और उन्होंने निर्णय लिए। तो अभी भी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है या बैठती हैं, तो अपने देश के जो उनके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो उन उद्देश्यों को लेकर के वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ये रहेगी। और निश्चित तौर पर उसमें मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र देखती हूं। एक तो आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि हम अमेरिका में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाल फिलहाल जो वहां के नागरिक हैं उनको अपनी डे टू डे लाइफ में, जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ कुछ चुनौतियां देखने में आ रही हैं। तो एक तो आर्थिक क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए प्राथमिकता होगी, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या बनती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों में से जो भी इस पद पर काबिज होते हैं उनको बिल्कुल, और कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं डॉक्टर अंशु, उस बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। स्वास्थ्य, आप भी हमारे साथ बने रहे। आपको बता दें कि अमेरिका के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा उलटफेर होने की भी खबर आ रही है। पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप काफी तनाव में है, टेंशन में नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार ट्रंप हार स्वीकार करने के मूड में कतई दिख नहीं रहे हैं। चुनाव नतीजों से पहले ही अमेरिका में दंगों की आशंका जताई जा रही है, यानी राइट्स हो सकते हैं। ट्रंप के विरोधी तो यह दावा कर रहे हैं कि इस बार ट्रंप अगर हारे तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस बार के इलेक्शन में 13 में 93 सीट्स ऐसी हैं जहां ट्रंप का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा। अमेरिका के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात जान लीजिए। यहाँ का चुनाव गधे और हाथी का मुकाबला भी कहा जाता है। गधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतीक है, जबकि हाथी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक है।
अमेरिका के चुनाव में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल 1870 से हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत अलग है और जटिल भी है, लेकिन आप इस ग्राफिक्स को देखकर आराम से समझ जाएंगे। इसमें पहला चरण प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस बार कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को अपने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना है, जबकि ट्रंप ने जेडी वैंस को चुना है। इसके बाद होता है आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चौथा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। ये संख्या संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। अमेरिका में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो असली मायने में राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। इस बार अमेरिका में 7 राज्य ही ऐसे बताए जा रहे हैं जहां वोटों का स्विंग बड़ा फैसला कर सकता है। एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। अगर जैसे विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जैसे टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस हो रही है, उसमें अमेरिका की लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी वहां पर आएगा, और ऐसे कांटे की टक्कर है वहां पर, बिल्कुल ही पोलराइज सिचुएशन है, और इसीलिए बिल्कुल कुछ भी बताना ये इस समय संभव नहीं है जो उन दोनों नेताओं में से कौन बनकर आने वाला है। अब सवाल है कि क्या होता है स्विंग स्टेट। अमेरिका में कुल राज्य हैं 50। इसमें इलेक्टोरल वोट की तादाद है 538, जिसमें जादुई आंकड़ा 270 बन जाता है। अब इस आंकड़े में स्विंग स्टेट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट में 93 सीटें हैं। अब मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में अगर एक उम्मीदवार 10 सीट जीतता है और दूसरा 9, तो 10 सीट जीतने वाले को पूरी की पूरी 19 सीट दे दी जाएंगी। इसलिए स्विंग स्टेट ही निर्णायक साबित होते हैं। वो साधारण बात है कि लोग किसे चाहते हैं, किसे वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ट्रंप बैठे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के, या कमला हैरिस। इसका हिसाब किताब करना, इसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो है कुछ तो फैसला हो चुका है, वो सामने आएगा। बाकी लोग फैसला करेंगे, वो भी शीघ्र सामने आ जाएगा। या कहें कि पूरे अमेरिका में कम वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल वोट में जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए इस बार भी सबसे ज्यादा प्रचार स्विंग स्टेट्स में हो रहा है। ये अमेरिका के वो सूबे हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के चुनाव पर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का, और फिर अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की नई सरकार शपथ लेगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा। डॉक्टर अंशु, देखिए, अमेरिकन्स क्या चाहते हैं वो तो नतीजे बता ही देंगे, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, कमला हैरिस का मैं अगर जिक्र करूं तो 2019 में कश्मीर को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो एक गैलरी की तस्वीर आपको याद होगा, वो केमिस्ट्री कुछ खास नजर नहीं आ रही थी दोनों ही नेताओं के बीच में, वो हमने देखा था। और अगर ट्रंप की बात करें तो नमस्ते इंडिया, हाउडी मोदी और वो तमाम चीजें हमने देखी, तो वो एक केमिस्ट्री अलग लेवल पर थी। तो अगर आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की बात करें और अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, तो क्या लगता है आपको कौन ज्यादा सकारात्मक नजर आता है, दोनों ही लीडर्स की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में? जैसे कि मैंने चर्चा भी की कि जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो ट्रंप के राष्ट्रपति काल को भी भारत ने देखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है अभी हमारे लिए, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति काल को हमने देखा हुआ है, और हमने ये भी देखा कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की तो कमला हैरिस के साथ जो एक केमिस्ट्री थी, दोनों देशों के स्तर पे भी हम देख सकते हैं जिस प्रकार से उनका एक रुख रहा है। जबकि इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि उनका मूल भारत का है, पर जमैका में उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, या वो अमूमन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स देती रहती हैं,
तो मुझे ऐसा कम दिखाई पड़ता है कि वो भारत से अपने आप को एसोसिएट करके और फिर बात करती हैं। तो कमला हैरिस और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक लीडर्स के लेवल पर आप केमिस्ट्री को देखें या फिर आप दोनों ही देशों की केमिस्ट्री को देखें, तो दोनों ही स्तर से मुझे लगता है कि जब हम ट्रंप से इसकी तुलना करते हैं तो वहां फिर एक कहीं ना कहीं हमें गैप दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब हम ट्रंप के साथ मोदी जी की केमिस्ट्री को देखें या ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों को देखें, जिस प्रकार से कितने बड़े बड़े अग्रीमेंट्स में, उदाहरण दूंगी कि आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में हमने कॉमकासा हुआ, लेमोवा हुआ, अमेरिका का जो सिगिंट है, सिग्नल इंटेलिजेंस, उसका एक्सेस पहली बार भारत को मिला। तो ये इस प्रकार के तमाम जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक निर्णय और समझौते जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भारत और अमेरिका के बीच में होना शुरू हुए, और फिर ये नेक्स्ट फेज में गए जब बाइडेन राष्ट्रपति बन के आए। क्योंकि मैंने कहा कि बाइडेन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को अपनी विचारधारा के ऊपर रखते हुए निर्णय लिए, ऐसा हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हाँ, ट्रंप के शासनकाल में जैसे क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें हमने देखा कि ट्रंप के जो निर्णय थे वो कहीं ना कहीं भारत के जिस प्रकार के निर्णय या भारत का जिस प्रकार का रुझान है, पूरे विश्व का क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को लेके जो कमिटमेंट है, वहां से हमें ट्रंप थोड़ा सा अलग दिखाई पड़े। स्वास्थ्य, चूंकि हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, टॉस अप स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो पेंसिल्वेनिया पूरी की पूरी ताकत, दोनों ही नेताओं की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस की पूरी ताकत वहां पर झोंकी है। तो ये स्विंग स्टेट्स कितना मैटर करते हैं, और खासतौर पर पेंसिल्वेनिया के अगर मैं बात करूं तो। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये इसका लॉजिक बड़ा सीधा है। पेनिसिल्वेनिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपने इसके पहले जो एक छोटा सा एक प्राइमर दिखाया था वो बड़ा ही तथ्यात्मक था, मतलब इट वाज क्वाइट रियलिस्टिक, कि वहां पे आपने अच्छी तरह समझाया था कि देखिए बेसिकली अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, लेकिन इन 50 राज्यों में टोटल जितने जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार है, यानी उनकी पॉपुलेशन के अनुसार से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें 538 में जो 270 का आंकड़ा है वो बेसिकली मिलना होता है एक कैंडिडेट को एक राष्ट्रपति बनने के लिए। अब इसमें हम क्यों कहते हैं 7 स्विंग स्टेट्स, क्योंकि जो बाकी हैं उन वो बिल्कुल, और हम आपसे आगे बात करने की वापस हम कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा लिंक टूटा है। इस बीच अमेरिका में चुनावों के बीच एक खबर ने जोर पकड़ा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी ताकतों के डर का असर अमेरिका पर यह हुआ है कि इस बारे में सूचना देने वाले को $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया गया। यानी इस कदर डर है, खौफ है अमेरिका में। राष्ट्रपति चुनावों में सेंधमारी से डरा अमेरिका। विदेशी हैकर से दहशत में अमेरिकी इंटेलिजेंस। क्या है अमेरिका में नए टेरर की क्रोनोलॉजी? अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है। माना जाता है कि अमेरिका जो ठान लेता है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। बावजूद इसके अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस वक्त दहशत के दौर से गुजर रही हैं। चुनावी माहौल के बीच ये दहशत विदेशी ताकतों से जुड़ी है। अमेरिका को डर है कि विदेशी एजेंट राष्ट्रपति चुनावों के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं में सेंध लगा सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उसके यहां होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरान और रूस से जुड़ी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मचा सकते हैं, और उन्हें इस बाबत कुछ संकेत भी मिले हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने इस बाबत सूचना देने वाले को $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया है। अमेरिका के राजनीतिक सुरक्षा सेवा न्याय विभाग की तरफ से बाकायदा पोस्टर निकालकर इस बात की जानकारी भी आम लोगों से साझा की गई है। इस पोस्टर में उस ईरानी साइबर फर्म पर आरोप लगाया गया है जिसने साल 2020 में भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अमेरिकी एजेंसी को डर है कि यह साइबर फर्म एक बार फिर ऐसी कोशिश कर सकती है। इस बाबत जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। इसी तरह ईरान की सेना IRGC से जुड़े कुछ लोग हैं जिनकी तस्वीर जारी करते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने 2024 के अमेरिकी चुनाव में सेंधमारी की कोशिश की है। अगर किसी के पास इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी है तो सूचना देने पर उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जा सकता है।
अमेरिकी प्रशासन द्वारा एक रूसी मीडिया संगठन से जुड़े लोगों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं और कहा गया है कि इन लोगों ने 2024 के अमेरिकी चुनाव को टारगेट करते हुए गलत जानकारियां फैलाई हैं। इस बारे में जानकारी देने वालों को $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। अमेरिका ने ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें हर पोस्टर के बारे में जानकारी देने वालों को $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि इन सभी पोस्टर्स को मिलाकर इनाम की राशि $100 मिलियन तक पहुंच सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिका जो अपने आप को सभी साधनों से संपन्न बताता है, वो इन कथित हैकरों से अपनी चुनाव प्रणाली में सेंध लगाए जाने को लेकर बुरी तरह से डरा हुआ है। यही वजह है कि उसने इन लोगों के बारे में सूचना देने वालों को सैकड़ों मिलियन डॉलर इनाम देने की घोषणा कर रखी है। और स्वास्थ्य, हमारा संपर्क आपसे टूटा था, जरा आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि इस बार 900 के करीब रैलियां की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। मिशिगन में उनकी आखिरी रैली, तो उसमें उन्होंने कर का बोझ जो है वो कम करेंगे, टैक्स का, और साथ साथ इमिग्रेशन रोकने की बात उन्होंने कही। तो इस बार जो मेन मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है अबॉर्शन की बात, इमिग्रेशन रोकने की बात, ये प्रमुख रूप से छाए रहे? बिल्कुल, आप देखिए, ऐसा है कि हालांकि कमला हैरिस जो है उनकी एंट्री थोड़ा लेट हुई, क्योंकि जो बाइडेन, बहुत सारे उनके शुभचिंतक कह रहे थे कि आप हट जाएं और किसी और को एंडोर्स करें, लेकिन जुलाई तक का वक्त ले लिया जो बाइडेन ने कमला हैरिस को एंडोर्स करने में। और उसके बाद से जो तेजी आई, देखिए उसके पहले तक जब जो बाइडेन थे वहां पे, उस वक्त तक एक तरह से ये एक मतलब मैं कहूंगी कि एक फोरगॉन कंक्लूजन कहीं ना कहीं माना जा रहा था, क्योंकि बहुत अनपॉपुलर हो रहे थे बाइडेन और उनकी जो स्पेशली हेल्थ इश्यूज और इन सब चीजों को लेकर। तो तब तक ट्रंप की जो बढ़त थी वो बड़ी साफ थी। लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद जो उन्होंने 2-3 कार्ड्स खेले, उसमें आपने देखिए एक जो उन्होंने जेंडर कार्ड खेला, एक विमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद ट्रेडिशनली जो इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसकी एक नई रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने देखा कि अभी भी हालांकि कुछ जो इंडियन अमेरिकन हैं वो ट्रंप की तरफ जा रहे हैं, और ट्रंप ने बहुत ही बढ़िया इस बार इंडियन अमेरिकन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत, आपने एड्स देखेगी जहां पे वो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे थे, वहां पर एक इंडियन अमेरिकन एक कस्टमर आके उनसे बात कर रहा था और कह रहे थे कि यू हैव टेकन अ बुलेट फॉर अस। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इसका डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रभाव बहुत पड़ा है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखिए, ये समझना जरूरी है कि दोनों के पास ही कुछ ना कुछ बड़े ठोस मुद्दे भी हैं। देखिए, ट्रंप एक तरफ कहते हैं, जो मैं आपसे पहले बोल रही थी, कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाउ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? आप मेक इन अमेरिका करिए, बाय इन अमेरिका करिए और हायर इन अमेरिका करिए। और ये जो हायरिंग है, यही बात सीधे सीधे इमिग्रेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो इस वक्त ट्रेड संबंध है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, लेकिन उसमें जो ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड सरप्लस सर्विसेज के वजह से है। और यही सर्विसेज को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपने H1 वीजा और L1 के वजह से, और वो कह रहे हैं कि आप अमेरिकन को हायर करिए। तो इन चीजों को लेके फ्रिक्शन हम जरूर देखेंगे। ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि कमला हैरिस जो है, उन्होंने बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में उन्होंने कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया था, उस चीज को वो दोबारा से शुरू करेंगी, यानी कि वो एक और इगैलिटेरियन टैक्स रिफॉर्म करेंगी। अब ये कहां तक हो पाता है, ये तो मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों कांटे की टक्कर क्यों है, क्योंकि इस वक्त एक पोलराइज्ड अमेरिकन सोसाइटी है, और पोलराइज्ड अमेरिकन सोसाइटी में एक तरफ लिबरल, वोक, जेंडर, इस तरीके की जो चीजें हैं, मिडिल क्लास, इस तरह की चीजों को कमला हैरिस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कॉर्पोरेट्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरीके की चीजों को